आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के मॉडल पेपर को देखेंगे। और यह मॉडल पेपर इंटरनेट पे जो मॉडल पेपर उपलब्ध है उसी का ये चौथा सेट होने वाला है। चौथा सेट इस सेट में हम कराएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पहला, दूसरा और तीसरा सेट करा रखा है। आप लोगों को जाके प्ले लिस्ट में मेरे जाइएगा तो वहाँ पर इंटरनेट मॉडल पेपर करके प्ले लिस्ट बना है, और उसमें आपको जाके देख लेना है। तीनों सेट को आपको याद कर लेना है, और ये चौथा सेट। अगर आप 5 सेट के क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटने का चांस ही नहीं है। और ये देख लीजिए यहाँ पे कि क्लास 10 का है और 2025 के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट का सेट है, लेकिन हम अभी आपको ये साइंस का जो चौथा सेट है इसको कराएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। एक क्वेश्चन नंबर है ये पहला। इसमें साइज थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि जो पौधों में जो होते हैं उसमें जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग उसके पुष्प में पाए जाते हैं। अगर पुष्प ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता फल, लेकिन अगर ऑप्शन में पुष्प है तो पुष्प ही आंसर होगा। यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। पौधों से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है। तो भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। और पूछेगा कि पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा। आपको देखने को सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन से हम आपको 3-4 क्वेश्चन बता देंगे। तो आपको बस इसको याद कर लेना है। एग्जाम देने से पहले इसको सुन के पूरा वीडियो को जाना है, ताकि आपका रिवाइज हो सके। पढ़ाई आप सभी ने किया है, बस आप सब लोग अब रिवाइज कीजिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 2 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी को पता है कि हरे पौधों में होती है। जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकाश संश्लेषण से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। तो ये सब बातों को आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे दिन में होती है ये रहेगा। और एक चीज और पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको याद करके ध्यान में रख के ही जाना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन पौधों को मिलता है। वो किससे आखिर उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो वो ऑक्सीजन उनको जल से मिलता है। जल का सूत्र H2O होता है, सभी को पता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति उनको जल से होती है। यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया है बी में ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी ये आंसर नहीं है। ग्लूकोज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार कि निम्न में से ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6। उसके बाद पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो पूछेगा कि पौधे रात के समय में ऑक्सीजन देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे अपना जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको उल्टा कर लेते हैं। पौधे रात में ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। जबकि दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। यानी कि दिन में उनका सही रहता है, रात में उल्टा हो जाता है। फिर भी रात में नीम का जो पौधा होता है रात में भी वो ऑक्सीजन ही देता है। इसलिए कभी भी बाहर अगर सोना हो तो नीम के पेड़ के नीचे ही सोना चाहिए, और ने किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बाकी भी 2-3 पौधे हैं जैसे तुलसी हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब भी सही तरीके से ऑक्सीजन देते हैं। बाकी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना काम उल्टा करने लगते हैं। एक चीज और कार्बन डाइऑक्साइड से पूछेगा कि सबसे जो हमारा ओजोन परत है उसको नुकसान किस गैस से सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा उसको नुकसान होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO से। लेकिन जो हमारा ये वायुमंडल है इसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। एक चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां आपको आमाशय में पाई जाती है। याद रखना है कि जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है कि मुंह मुंह के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 10 में पूछ सकता है कि पाचन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ होता है। तो पाचन का प्रारंभ सबसे पहले मुख से होता है। ठीक। उसके बाद अगर यकृत से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। उसके बाद अग्न्याशय से अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो अग्न्याशय होती है। एक चीज और पूछेगा कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से ही होता है। बाकी इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय, यानी जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। बाकी इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। आगे चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 में है कि ग्लाइकोलिसिस
की प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये होती है आपको कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। बाकी ये ऑप्शन में दिया ऑस्टोमाटा, तो ऑस्टोमाटा पौधों में सांस लेने में सहायता कराता है। ऑस्टोमाटा जो होता है ना, ऑस्टोमाटा का ही खुलना और बंद होना उसका सांस लेने में मदद करता है। आगे दिया है केंद्रक। केंद्रक से अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछेगा कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी में केंद्रक के बारे में। बाकी इसका आंसर डी है, लेकिन इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कई बार पूछ चुका है कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक होता क्या है, तो ये सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, वही एक केंद्रक है। आगे पूछेगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसमें पूछेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी पांचवे का ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। आगे 6 नंबर है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इथाइल एल्कोहल आपको अवायवीय श्वसन से बनता है। एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे चलेंगे 7 नंबर की ओर। 7 में है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, मतलब हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो हमारे शरीर में इनमें से आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि इनमें सबसे छोटी है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इसका आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पीनियल ग्रंथि। यहाँ पे माउस से ये चला रहे हैं, तो माउस से लिखा नहीं सकता है, लिखने में बनता नहीं है, इसलिए आप लोग अपना सुन के ही लिख लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या आप कह देंगे यहाँ पे, पीनियल ग्रंथि। ये बाकी पूछता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का ही दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि है, यानी कि मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। आगे है आपको यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में कि 8 दिख जाएगा, हाँ। 8 है कि पौधों के वायु भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, मतलब कि पौधों के जो वायवीय मतलब जो बाहर वायु के संपर्क में है, यानी पौधा टहनी मतलब उसका पत्ता टहनी ये सब, उससे जब वाष्प के रूप में पानी निकलता है तो उसको क्या कहते हैं पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इसका सही आंसर। आगे है 9 नंबर में कि घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग आपको आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो लोगों को घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग किसके कारण पनपता है, तो आयोडीन की कमी के कारण। बाकी यहाँ पे दिया है रक्त की कमी, तो रक्त की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा। यहाँ पे दिया है चीनी की कमी, तो अगर हमारे समय में चीनी की मात्रा में कमी आ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। बाकी मोटापा के बारे में तो सबको पता है कि ये फैट बढ़ जाने से होता है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन में कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, मतलब जो रक्त में हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा याद रखिएगा। लिम्फ के बारे में सुन लीजिए, लिम्फ का ज्यादातर रंग मतलब कि नॉर्मल स्थिति में इसका रंगहीन होता है। लिम्फ रंगहीन होता है, बाकी कुछ कुछ जगहों पर ये हल्के पीले रंगों का हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। 11 नंबर में है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, जो रक्तचाप मापता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, इसमें पूछा है, तो इसको कहते हैं स्फिग्नोमैग्नोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। बाकी यहाँ पे ए मीटर दिया है, तो ये धारा को मापता है ए मीटर, ठीक। स्टेथोस्कोप दिया है, तो स्टेथोस्कोप आप लोग देखिएगा डॉक्टर लोग अपने गले में लगा के चलता है, तो ये शरीर के अंदर के हिस्सों को सुनने के लिए होता है। शरीर के अंदर के जो आवाज होते हैं हिस्सों के, उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें पाई जाती है, ये पूछा है 12 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आगे चलेंगे 13 नंबर की ओर। तो 13 में है कि निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है,
तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ऊतक यहाँ पे दिया है, तो ये हो जाएगा आपको सही ऑप्शन नंबर बी, रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि रक्त लाल क्यों होता है, तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन है, इसलिए कि रक्त लाल क्यों होता है, तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा रहेगी तो खून लाल होगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होने लगता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या गया, नहीं इसमें नहीं, अगले वाले में था। चलिए ठीक है, ये इसको छोड़ते हैं, अब 15 हो गया। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, ठीक है। 17 16 देखिए अब, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ, केचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को। सारे क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार रिवाइज करके ही एग्जाम में जाना है। आगे है 17 में कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया जो होती है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आपको दिख जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी कि जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो डीडीटी, इसका सही आंसर हो जाएगा डीडीटी। अब एक चीज पूछ सकता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म आखिर है क्या, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है इसका पूरा नाम। फिर से सुन लीजिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इसका पूर्ण रूप होता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन होता है, तो शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं इन चार ऑप्शंस में से। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 20 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर से, तो नदी तो जमीन के ऊपर बहती है, तालाब भी जमीन के ऊपर होता है, समुद्र भी मतलब स्थल पे ही होता है, यानी कि जमीन के अंदर से निकलता है जल कुआं के माध्यम से। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे है 21 नंबर में कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, मतलब जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास होता है उसे क्या कहते हैं। तो चुपचाप इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि विकासवाद का अवधारणा के बारे में पूछ रहा है, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा मेंडलवाद दिया है, तो मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में बताया था, अतः इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। बाकी चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन का चुनाव करने के लिए इन्हें माना जाता है, मतलब जाना जाता है। ठीक, आगे है 22 नंबर में कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे को क्या कहते हैं, तो उत्पादक, हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं, हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। इतने देर तक अगर आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम निकालिए और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंडोत्सर्ग का कारण है, ये सेम सेट पिछले सेट में भी है। अगर आपने पिछला सेट का क्वेश्चन देखा है तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ है, तो आप लोग उसको देखिए जरूर। बाकी अगले क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, तो ये पिछले सेट में ही जस्ट आपको मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको पाया जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, बाकी हमने पीछे भी बताया था कि अग्न्याशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर की, थायोक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन होता है, यहाँ पर दिया है थायोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो इसमें आपको आयोडीन का होना आवश्यक है, एकदम जरूरी है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी। आगे 26 है कि निशल से कणिकाएं पाई जाती है, निशल्स कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूरॉन। एक चीज और पूछता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे भी न्यूरॉन ही कहा जाता है। ठीक, आगे चलेंगे 27 नंबर में। 27 में है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव का जो मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 केजी तक होता है, यानी 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक। वहीं पे अगर लड़कियों की बात करें तो उनके मस्तिष्क का वजन 50 ग्राम कम होता है। आगे चलेंगे 28 नंबर में, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन जो है ना, निकट दृष्टि दोष अथवा नहीं देना चाहिए था, या देना चाहिए था, मतलब कि इनमें से कोई एक ही देना चाहिए था। अगर निकट है तो निकट ही, दूर है तो दूर ही। बाकी इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ये नहीं है, इसी के जरिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में
किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष, 3 अक्षर का निकट है, देखिए यहाँ पे गिनिए, नि, क, अ, ट, निकट 3 अक्षर का दोष है, तो इसका निवारण 4 अक्षर वाले लेंस से होगा, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष होता है, दू और दू अक्षर का हुआ, तो उसका निवारण 3 अक्षर वाले रोग से हो, इससे निवारण से होगा, यानी कि लेंस से होगा, यानी कि निकट से क्या बोलते हैं, उत्तल से होगा। तो इसमें प्रतिबिंब के बारे में है, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़िएगा तो सारा प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन में यहाँ पे अथवा लगा दिया था, इसलिए हम इसको छोड़ के आगे चल रहे हैं 29 की ओर। 29 में है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त है? साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? साइड मिरर में आपको उत्तल दर्पण यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आखिर पूछ सकता है, आखिर उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि साइड मिरर में हमें किसी भी वस्तु को ज्यादा देखना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि गाड़ी कहाँ पे है, दूर तक देखना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण ज्यादातर गाड़ियां उस दर्पण में दिख जाती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण में मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। ठीक, आगे चलेंगे 30 नंबर की ओर। 30 में है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, देखिए यहाँ पे अवतल लगा है, अवतल अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस में जो होता है ना, आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, आभासी ही बनता है, केवल आभासी बनता है, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और छोटा होता है, यानी कि 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। यहीं पे पूछ देगा आपसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पूछेगा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। जिसमें अ लग गया, वो लेंस हो या फोकस हो, तो मतलब लेंस हो या दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस ही होगी। अगर अ लग गया तो उसका फोकस दूरी माइनस होगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे 31 नंबर में कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आपसे पूछेगा जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे वाट कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? मतलब कह रहा है आकाश का नीला रंग क्यों होता है, मतलब आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसको हमने पूरी तरह से डिटेल्स में 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में लिखवाया है क्लास में, आप लोग इसको याद करके जाइएगा। आगे है 33 नंबर में कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 33 का ऑप्शन नंबर सी, 33 का सी 25 सेंटीमीटर। इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम, यहाँ न्यूनतम के जगह अधिकतम देता है, अधिकतम दूरी क्या होती है? तो अधिकतम दूरी अनंत होती है, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको याद रखना है, 33 का सी ऑप्शन। आगे चलेंगे 34 नंबर में कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, यानी फोकसांतर यानी एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, ये देखना है, ये देखना है क्या दिया है? सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी, जब भी सेंटीमीटर रहता है तो 100 में भागा दिया जाता है, और मीटर रहता है तो 1 में भागा दिया जाता है। फॉर्मूला आपको याद होगा कि एफ बराबर 1/p, यानी कि उसकी क्षमता निकालनी होगी तो 1 में उसके फोकस दूरी से भागा देना पड़ेगा। फोकसांतर 50 है तो 50 से 1 में भागा देंगे, यदि मीटर रहता तो 1 में, लेकिन सेंटीमीटर है तो 100 में, 100/50 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और लेंस है उत्तल, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +2 डाइऑप्टर, यानी 34 का ऑप्शन नंबर डी, 2 डाइऑप्टर सही हो जाएगा। 35 है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, इसको याद कर लेना है। ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेन एग्जाम में। आगे चलेंगे 36 पे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा उसके फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि नेत्र के फोकस को ये कंट्रोल करती है, पक्षमाभी पेशियां। आगे 37 नंबर है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का परावर्तन कहे या प्रकाश का अपवर्तन कहे, उसके 2 ही नियम होते हैं, इसको याद रखना है। आगे चलेंगे 38 नंबर पे।
38 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब पूछ रहा है कि जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो उसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे चलेंगे 39 नंबर में, तो 39 में है कि यदि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, लंबवत आपतित होने का कह रहा है, आपतित हो, तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, मतलब कह रहा है अगर कोई ऐसे दर्पण है, इसमें अगर कोई किरण इसमें ऐसे लंबवत आपतित हो, तो वो जहां से टकरा के जाएगा उस बिंदु का नाम क्या होता है, तो उस बिंदु का नाम फोकस होता है, ये सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस से, इसका आंसर हो जाएगा फोकस से, यानी कि इसका 39 का आंसर हो जाएगा फोकस से, ऑप्शन नंबर ए, 39 का ए। आगे चलेंगे 40 में, 40 में है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी, ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार नहीं कई एक बार, एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा। एक चीज हमने इस इंटरनेट वाले सेट में देखा है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है, इसमें जो पहले सेट में है दूसरे में भी लगभग वही डाल दिया है, तीसरे सेट में भी वही डाल दिया, चौथे में भी यहाँ पे वही चीज हमको मिल गया कि एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक वर्णी किरण है, मतलब एक रंग का ये प्रकाश है, जब श्वेत प्रकाश जाएगा प्रिज्म से तब उसका वर्ण विक्षेपण होगा। तो इसमें पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यानी 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 41 में है कि 41 में कि पवन पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है, मतलब कि काम कौन काम करती है, तो गतिमान हवा, घुमाने का काम कौन करती है, गतिमान हवा पवन विद्युत जनित्र में, यानी कि जो बड़े बड़े पंखे टाइप के लगे रहते हैं ना उसमें का बात कर रहा है ये। 42 नंबर है कि कांच की अवतल लेंस, कांच की कहे चाहे कुछू का कहे, इसमें बस आपको ध्यान देना है अवतल लेंस, बस ये सब फुलवाने के लिए डराने के लिए शब्द देता है ये सब, तो बस याद रखना है कि अवतल लेंस की वायु में शक्ति ऋणात्मक होती है, वायु में कहे चाहे कहीं कहे, अवतल लेंस है ना तो इसकी क्षमता ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि इसमें अ लगा है, अ का मतलब ही समझ लीजिए माइनस। आगे है 43 कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, इसमें विद्युत का सुचालक कौन करेगा, तो ग्रेफाइट। एक चीज पूछता है कि उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालन करती है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, इसको याद रखना है। कहेगा कि हीरा विद्युत का सुचालक है कि नहीं, तो हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। एक चीज और पूछेगा कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हीरा, सबसे कठोर हीरा। आगे है 43, 43 44 में, चलिए 44 ये है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो 0.5 इसका आधा, वक्रता त्रिज्या जब 1 है तो इसकी फोकस दूरी इसकी आधी होगी, मतलब 0.5, तो पॉइंट में कोई आंसर नहीं है। और यहाँ पे देखिए मीटर है, मीटर को पहले बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि अब वक्रता त्रिज्या हमारी हो गई 100, वक्रता त्रिज्या जब 100 है तो इसका आधा करेंगे तो 50, 100 का आधा 50, तो 50 तीन जगह पे है, यहाँ पे एमएम दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर वाला, यानी कि 50 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। आगे 45 है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से कहाँ हो जाती है, तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर, 45 का ए। 46 में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। एक चीज और पूछेगा कि जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद पूछेगा मोटर क्या करता है, तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये सब चीजों को याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। 47 है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सूर्य है, यानी कि सौर ऊर्जा है। एक चीज और पूछता है कि सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन हो सकता है, तो सूरज, उसका भी आंसर सूरज ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम गलत पढ़े हैं, ये पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है, ये जो अभी हम बोले हैं इसका ये सौर ऊर्जा आंसर नहीं होगा, ये सौर ऊर्जा न है, यानी कि ये तो अभी हम लोग इसका यूज करना चालू किए हैं, मतलब मनुष्य अभी मतलब कुछ 100-200 सालों से ही इसका यूज करना चालू किए हैं। तो ये लेकिन पूछ रहा है ऊर्जा का पारंपरिक, जो मतलब बहुत पुराने समय से आता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, कोयला जो है बहुत पहले से ही इसको जलाकर लोग ईंधन ले रहे हैं। अभी जो हम बोले थे वो हम दूसरे क्वेश्चन को सोचकर बोल दिए थे, तो ये अभी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोयला, पारंपरिक स्रोत हो जाएगा कोयला, आंसर एकदम सही है। 48 में चलेंगे, तो 48 है कि कांच की एक समांतर पट्टी का श्वेत श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो इसमें विक्षेप हो जाएगा, इसमें जब कांच की एक समानांतर पट्टी पर श्वेत किरण तिरछी आएगी तो उसका विक्षेपण हो, यानी वो टकराकर बिखर जाएगी।
आगे चलेंगे। 49, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट होता है, लेकिन इसमें देखना है कि दिष्ट धारा कीजिएगा या प्रत्यावर्ती, बस ये ध्यान देना है। तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 50 है कि जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? जस्ता का परमाणु संख्या 30, इसका आंसर हो जाएगा।